मैं राखी सावंत क्यों लग रहा हूँ? मेरी बात सुन। मैंने वो तो मीका सिंह को जब मैंने किस करा था ना, मेरे किस के बाद जो उसके सुर निकले हैं, मेरी किस के बाद जो उसके सुर निकले हैं ना, 2026 मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकी हुई है और उससे जो औरत उतरती है वो राखी सावंत है। सनग्लासेस पहने हुए, डिजाइनर बैग हाथ में, 2 बॉडीगार्ड साथ में, 15 पापरासी फ्लैश चमक रहे हैं उसके सामने। रिपोर्टर्स चीख रहे हैं, राखी मैम 1 मिनट। वो रुक जाती है, स्माइल करती है, कैमरा के सामने 1 मिनट देखती है और कुछ ऐसा बोलती है जो अगले दिन हर गॉसिप चैनल का थंबनेल बन जाएगा। 37 साल की एक औरत 20 साल से इंडस्ट्री में है वो, और आज तक पापरासी से उसका अनमिस्टेकेबली वेट करते हैं। ये चीज अगर तुम लोग ध्यान से सोचो तो एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात है। 2026 में जब राखी सावंत ने मीका सिंह पर फोर्स्ड किस के अगेंस्ट FIR फाइल की थी तो लोग कह रहे थे ये लड़की पब्लिसिटी स्टंट में ही खत्म हो जाएगी। 2011 में जब नच बलिए के सेट पर वैलेंटाइंस डे के दिन अभिषेक अवस्थी उसे पब्लिक में थप्पड़ मारा तो लोग कह रहे थे बस अब इसका करियर फिनिश। 2014 में जब पॉलिटिक्स में वो उतरी और मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव हार गई सिर्फ कुछ हजार वोट्स के साथ तो लोग कह रहे थे अब तो ये जोक बन के रह जाएगी पक्का। 2023 में जब उसका शौहर आदिल खान दुरानी अरेस्ट हुआ डोमेस्टिक अब्यूज और फ्रॉड के चार्जेस पर तो लोग कह रहे थे इसका नाम अब कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। और उसी 2024 में जब उसकी मां दुबई में हॉस्पिटल में अपनी लास्ट सांसें ले रही थी और राखी 3 साल तक इंडिया वापस नहीं आ पाई, अपनी मां के शमशान घाट तक नहीं पहुंच पाई तो लोग कह रहे थे अब तो ये अपना नाम खुद भी नहीं संभाल पाएगी। लेकिन आज 2026 है और आज भी राखी सावंत का नाम उतना ही चलता है। वो औरत जिसे हर 2 साल में दुनिया खत्म डिक्लेयर कर देती है वो हर 2 साल में वापस आ जाती है। उसके साथ की जो एक्ट्रेस थी उनकी शादी हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं एक हद तक अब इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। उसके 2006 के बिग बॉस साथी कंटेस्टेंट्स का नाम अब कोई याद भी नहीं करता और कहीं ना कहीं उसकी जैसी एक लाउड पर्सनैलिटी हर 3 साल में, हर 5 साल में एक बार आती है और 2-3 साल बाद गायब हो जाती है। लेकिन राखी सावंत आज भी यही है, लाउड एंड विजिबल। तो यहाँ पर मेन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? इस चीज का आंसर नेपोटिज्म तो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फैमिली के पास कोई भी फिल्म का बैकग्राउंड नहीं था और यहाँ पर टैलेंट वाली बात भी नहीं है क्योंकि वो खुद ये चीज मानती है कि मैं तो बस लोगों को हंसाती हूँ, कुछ खास टैलेंट नहीं है मेरे पास। तो क्या यहाँ पर सिर्फ कंट्रोवर्सी है उसके फेमस होने के पीछे? मे बी, लेकिन सिर्फ कंट्रोवर्सी से कोई नाम इतने साल तक नहीं चल सकता है। उस कंट्रोवर्सी को तुम्हें मोनेटाइज करना पड़ता है, उसे जिंदा रखना पड़ता है और हर बार तुम्हें उस कंट्रोवर्सी को एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में रीपैकेज करके वापस मार्केट में लाना पड़ता है। और यहीं पर राखी सावंत ने कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड में शायद किसी और ने नहीं किया हो। उसने पेन को ब्रांड बना लिया, बेइज्जती को अपनी इनकम बना लिया। हर बार जब दुनिया ने उससे मिटाने की कोशिश की तो उसने उस मिटाने की कोशिश को ही अपनी अगली कहानी बना ली। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राखी सावंत के आज तक फेमस रहने के पीछे का रीजन क्या है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी कि राखी सावंत मेंटली कितनी ज्यादा सेन पर्सन है, क्योंकि राखी सावंत इस इंडस्ट्री में ही छाने के लिए पैदा हुई थी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू नियो। जैसे कि तुम लोग जानते हो ये चैनल मैं और मेरा भाई दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं एंड हम लोग का ये वादा है तुम लोगों से कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू एट ऑल कोई भी ब्रेन रॉटेड कंटेंट। तो इस वाले चैनल पर हमारी वाइफ थोड़ी चिल है, यू नो। अगर तुम्हें कुछ बैकग्राउंड में पुट करके सिर्फ कुछ सुनना है तो तुम लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो एवरीथिंग हियर इज विदाउट एनी ओवर स्टिमुलेशन। सो इफ यू एक्चुअली लाइक आवर वीडियोस प्लीज गो हाइप दिस वीडियो एंड लाइक आवर वीडियोस। इससे हमें सच में दोनों को बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट मिलता है। लेकिन चलो अब ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक्चुअली एक औरत की नहीं है, ये कहानी एक 1980s के मुंबई की चौल की है जहां एक लड़की पैदा हुई थी और जिसका नाम राखी सावंत नहीं था बल्कि उसका नाम था नीरू भेड़ा। 25 नवंबर 1978 आगरा। एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली में एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम रखा जाता है नीरू। उसके पिता का नाम था आनंद भेड़ा जो कि मुंबई पुलिस में ऑफिसर थे। उसकी माँ थी जया भेड़ा जो कि एक घरेलू महिला थी। घर में 2 और बच्चे थे, एक भाई और एक बहन।
उनकी फैमिली थोड़ा टाइम बाद मुंबई शिफ्ट हो जाती है, अंधेरी के चौल्स में, जहां से बॉलीवुड के स्टूडियोज सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर होते हैं। लेकिन उस डिस्टेंस का, उन किलोमीटर्स का मतलब उस टाइम पे नीरू को पता नहीं था ना। उस समय पे चौल की जो जिंदगी थी, या फिर आजकल भी जो चौल की जिंदगी है, वो एक सर्वाइवल की जिंदगी होती है। एक छोटा 2 कमरे का घर, कॉमन बाथरूम, पूरे फ्लोर के साथ शेयर होता था। जो पैसा हमेशा कम होता था और खर्चे हमेशा ज़्यादा। नीरू बचपन से ही ये देख के बड़ी हुई थी कि घर में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। माँ कभी कभी टेंशन में बैठ जाती थी। पिता की पुलिस की तनख्वाह पे घर चल नहीं पा रहा था, लेकिन 3 बच्चे, स्कूल फीस, मेडिकल खर्चे, फेस्टिवल, सब कुछ एक ही तनख्वाह पर टिका हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किल तो होनी ही थी। और नीरू ने बहुत ही छोटी उम्र में डिसाइड कर लिया था कि वो घर के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। इससे मुझे एक कहानी याद आती है अपने बचपन की, जो कि मैंने शायद से पहले भी सुनाई है, पर पूरी डिटेल में नहीं सुना है कभी भी। तो हम लोग बचपन में गरीब नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। इस चीज़ को अगर मैं अकेले डिस्कस करूँगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगा। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग बचपन में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। डू यू एग्री? ट्रू दैट, ट्रू। मतलब हमारी हालत राखी सावंत से भी ज़्यादा खराब थी बचपन में कहीं ना कहीं। गुरु, वुड यू लाइक टू शेयर एनी वन एक्सपीरियंस जो कि तूने बचपन में फेस करा था और तुझे उससे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो सच में गरीब हैं? छोटे में क्या होता था ना, जैसे बचपन में हमको, मतलब जैसे जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं होता, उनके माँ बाप टॉफ़ी वगैरह खिलाते हैं, ये सब खिलाते हैं। मतलब बच्चों को मीठी चीज़ का कुछ ज़्यादा शौक होता है। तो अब हमें तो मिलता नहीं था चॉकलेट वॉकलेट ये सब। भाई उसके चक्कर में मुझे चीनी का बहुत शौक लग गया था। और मुझे चीनी का इतना शौक लग गया था कि मेरे को मार पड़ने लगती थी अगर मैं चीनी चुरा चुरा के खाता था। तो फिर मतलब मैंने इसे बहुत मारा बचपन में, मजाक कर रहा हूँ। हो गई, इतनी थी स्टोरी? इतना भी गरीब नहीं था। ओके, इतना गरीब थे कि स्टोरी नहीं, कोई मेमोरीज है ही नहीं, पैसे ही नहीं थे मेमोरीज बनाने के लिए। हम पे बस एक टॉय कार थी, दोनों जो हम शेयर करते थे थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड। वो भी मतलब जब तक ये शायद कितने 9-10 का होगा तब तक हम पे एक ही कार थी, एक छोटी सी टॉय कार। और हम पे कोई खिलौने ऐसे कुछ भी नहीं था। अच्छा, माँ बाप वीडियो देख के हमको गाली दे रहे। मम्मी एंड पापा, we love you. I'll say this thing in English so that you don't understand, but we love you a lot. Sarang. Okay. बट एनीवेज, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राखी सावंत अपने ही शब्दों में बोलती है कि मेरे को अपने भाई बहनों की कॉलेज की फीस भरनी थी, उस पर बहुत प्रेशर था। मजाक कर रहा था, ठीक है। ये वाली लाइन डाल दियो। क्या ऐसे मजाक चलता है। अच्छा। ये छोटे नुस्खे मैं पहली बार कर रहा है मतलब। हाँ ठीक है, डर मत। सब लोग कमेंट डाउन बिलो, एवरीबॉडी कमेंट डाउन बिलो कि गुरु बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल रहा है। तुमने देखा ही नहीं, मैंने पहले लाइन माइक नीचे रखे क्योंकि मेरे को आदत थी ना। पहले हम नॉर्मली ऐसे फिल्म करते थे ना। बोल। तो मतलब राखी सावंत अपने इंटरव्यूज़ में खुद कहती है कि मेरे को बचपन से अपने भाई बहनों की कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, उनका ध्यान रखना था। एक लड़की होने के बावजूद भी उसने अपने भाई बहनों की कॉलेज की फ़ीस वगैरह भरी, उनकी शादियाँ कराई और अपने माँ बाप के हॉस्पिटल के बिल से लेके उनकी सारी सेवाएं करी। क्योंकि तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि इंडियन फैमिलीज में क्या होता है ना कि बेटे पे ज़्यादा भरोसा करा जाता है कि वो पूरे के पूरे परिवार को संभालेगा। बेटी पे कहीं ना कहीं वो वाला बोझ नहीं डाला जाता है इंडियन फैमिलीज में। कम से कम ओपनली तो ये वाला बोझ नहीं डाला जाता है बेटियों पर। लेकिन नीरू के घर में वो बेटी ही थी जो कि ये बोझ उठाने वाली थी। बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र से ही उसे ये चीज याद थी कि कब उसका बचपन खत्म हुआ था और कब उस पर जिम्मेदारियां आ गई थी। उसने भाई बहनों की शादी की विधि संभाली, पिता के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे, माँ के इलाज का खर्चा उठाया था और साथ में खुद भी इंडस्ट्री में सरवाइव किया था, जिसमें हर दिन एक औरत के रूप में नई बेइज्जती मिलती थी उसे। वो खुद ये चीज़ मानती है कि कोई भी लड़की मेरी ज़िंदगी नहीं जी सकती, जो मुझ पे बीती है वो दूसरी लड़की के साथ होता तो वो कब की आत्महत्या कर लेती। और ये सब किसी भी वे में एग्जैजरेटेड नहीं है, ये एक औरत का अपने आप से दोहराया हुआ सत्य है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी भर जिया है। लेकिन इस कहानी में एक औरत और थी जिसने राखी की नींव रखी और वो थी उसकी माँ जया
भेड़ा। जब नीरू बड़ी हुई थी तो उसने रियलाइज़ किया कि घर की हालत में वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती और कोई सेफ नौकरी भी नहीं ले सकती वो यहाँ पर, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उसने माँ से कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहती है। और उसकी माँ का क्या जवाब था उस टाइम पर? उसकी माँ ने कहा था, अक्ल चला अपनी, कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ये एक लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी राखी सावंत के लिए कि आगे जितनी भी स्ट्रैटेजी उसने यूज़ करी, जो भी चीज़ें उसने यूज़ करी, ये लाइन उसके लिए हमेशा और हमेशा काबिल रही थी, हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल रही थी उसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने इस लाइन को, अपनी माँ की कही हुई इस लाइन को, अपनी लाइफ का एक मोटो बना लिया था। इंडस्ट्री कितनी गंदी है, कास्टिंग काउच क्या है, प्रोड्यूसर्स की नज़र कैसी होती है, ये सब मुंबई के चौल में हर मिडिल क्लास माँ बाप को पता था। लेकिन उसकी माँ ने उसे सिस्टम में चेंज लाने के लिए नहीं भेजा था। उसकी माँ ने उसे एक ही चीज़ सिखाई, सिस्टम से लड़ना मत, सिस्टम से ज़्यादा स्मार्ट बन जा, सांप को भी मार दे और अपनी लाठी को भी बचा ले, यानी अपना काम भी निकाल ले और अपनी लाठी को भी बचा ले। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा है, रुक जा। थोबड़े पे ऐसा मार दूंगे ना, तेरा नाक तोड़ दूंगी। सांप को मार दे, लेकिन ये भी डाल मैं दो लाइन मिक्स कर रही। सांप को भाई, सांप के वाले उन्हें लाठी भी लाठी बदल हो मम्मी, गन्ने का जूस बड़ा गिलास बना दो। देख ऐसे जोक्स तो मैं मार सकता हूँ और जब पढ़ने का आएगा वो पसीने क्यों आ रहा, पर पता नहीं, अबे भैंस पहली बार कर रहा भाई। सांप को मार दे लेकिन लाठी को बचा के निकल तो बेसिकली अपना काम निकाल ले और अपनी इज्जत भी साथ वापस ले आना बेटा। और नीरू ने अपनी माँ की ये 9 शब्दों की फिलॉसफी को अपना रिलीजन बना लिया। वो आज भी खुद ये बात बहुत ओपनली बोलती है कि मुझे घर का रेंट भरना था, घर में दाल चावल आने थे, घर के बिल्स थे, और इसलिए उसने अपने आप को बॉलीवुड को बेच दिया। और जब इंटरव्यूज उससे पूछते हैं कि बेच दिया मतलब, तो क्लियर करती है, बेच दिया मतलब ऐसे गलत तरीके से नहीं, बेच दिया मतलब कि ऐसे शॉर्ट्स पहन के, थोड़ा शरीर दिखा के, स्कर्ट पहन के वो सबकी नजर में आ गई। गलत काम कभी नहीं किया मैंने। और इस चीज को राखी ने अपनी पूरी जिंदगी डिफेंड किया था। विजिबिलिटी बेची, बोल्डनेस बेची, शरीर दिखाया, लेकिन शरीर नहीं बेचा उसने। और ये फर्क है ना, यही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने अपने मतलब बोल्डनेस और अपने डिग्निटी के बीच में एक दीवार बना रखी थी जो उसने कभी क्रॉस नहीं करी, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। राखी सावंत का जो चाइल्डहुड वाला पार्ट है ना, मतलब हमने ऑफ कोर्स बात है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी की पूरी वीडियो स्क्रिप्ट करी भी है, तो हमें पार्ट्स पता है कहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा होम हिट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं राखी सावंत के बचपन में हमारे बचपन को देखता हूँ या फिर हमारे फैमिली के बचपन को देखता हूँ ना, हम लोग कैसे थे पहले। लेकिन वन थिंग विच आई रियली फाइंड गुड अबाउट राखी सावंत इस कि उसने बचपन से लेके अभी तक करने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी भाई। सच में वो आज तक भी ऐसे ऐसे करती रहेगी, पर वो हार नहीं मानती है। शेषनाग दोन्ही तोंडाने बोलायचंय। शेषनाग. तुम्ही त्रास साल था 2000। एक 22 साल की लड़की मुंबई के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में चक्कर लगा रही है। उसका नाम राखी सावंत है, नीरू भेड़ा का स्टेज नेम। रेज्यूमे में कुछ ऐसा खास नहीं था उसके, फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्मी बैकग्राउंड उसका बिल्कुल ज़ीरो था। बस एक ही चीज़ थी उसके पास, और वो था बिना शर्मिंदा हुए वो एक रूम में चल के जा सकती थी और प्रोड्यूसर की आंखों में देख के उनसे बेइंतहा या फिर कितने भी लंबे टाइम तक बेझिझक बात कर सकती थी। और ये चीज़ तुम मानो या ना मानो, बॉलीवुड में ये स्किल छोटी नहीं है। तो ये तो पता ही होगा ये चीज़ कि बॉलीवुड में कितनी सारी लड़कियां कितने सारे स्टेट से आती है, यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, तमिलनाडु, कहीं से भी हो गया। और ये प्रोड्यूसर्स लोग इतनी सारी लड़कियों को देखते होंगे, इतने सारे लड़कों को देखते होंगे, तो उन्हें कहाँ याद आता भाई, उनके पास तो सुंदर से सुंदर लोग भी आते होंगे, राइट? बोलने के लिए मुझे लग रहा है इस पूरी वीडियो में ना हमसे बाजते रहेंगे भाई, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे। काय बघताय मला? तो
इनमें से कितनी सारी लड़कियां होती हैं जैसे कि लेट्स से कोई गांव से आती होंगी या कोई किसी छोटे शहर से आती होंगी एंड उन्होंने कभी भी मुंबई जैसी जगह को एक्सपीरियंस ही नहीं करा होता, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब उन्हें मिलती है या फिर वो इतने बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने बैठती हैं या फिर कास्टिंग स्टेज के सामने बैठती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर जाती होंगी। या फिर कभी कभी तो मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, रीलों में देखी है, फिर वीडियोज़ में देखा है कि लड़कियाँ अगर प्रोड्यूसर से बात कर रही है, प्रोड्यूसर ने उसे कुछ बोल दिया कि भाई तू तो अच्छी नहीं है, ठीक है, और रोते रोते बाहर आती है। फिर मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे भी भाई मैं समझ सकता हूँ कैसा होता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पसीने छूट रहे हैं हर जगह से। लेकिन राखी ने इस एम्बैरेसमेंट से, क्योंकि लड़कियां एम्बैरेस ही होती होंगी, तो राखी ने इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एक अलग तरीका निकाला। राखी ने खुद अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये चीज़ बोली है कि उसने कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा फेस करा था। रोज़ 2 साल तक तो वो यही चीज़ फेस करती थी, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ और अच्छी तरीके से बात करके वहाँ से बाहर आ जाती थी। लेकिन जब भी वो घर जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी इस चीज़ की वजह से। ये कन्फेशन बॉलीवुड में एक भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस ने आज तक ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है। तापसी पन्नू ने इस चीज़ की हिंट दी है, कंगना रनौत ने इसके एक्यूजेशंस लगाए हैं, लेकिन कोई भी टॉप हीरोइन आज तक ये नहीं बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था 2 साल तक और मैं घर जाके रोती थी। लेकिन राखी ने ये ओपनली एडमिट किया है, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी डिप्लोमेटिक चीज़ों के। तो अंदर से बच्ची थी, कड़ी मार देते थे, आओ स्क्रीन पे, फिर यहाँ हाथ लगाना वहाँ हाथ लगाना, अच्छा नहीं लगता था। उस टाइम कोई फोन थोड़ी हो कि पापा ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ओ नशे, सबको नशेड़ी सब होते थे। चालाक तो मैं बचपन से थी सर। 1 मिनट टॉयलेट का बहाना लेके अपना छोटा सा पर्स लेके भाग जाती थी खोल के। एंड वी कैन एक्चुअली बिलीव दिस थिंग, क्योंकि ये कोई PR टीम की स्टेटमेंट नहीं थी। और उसने इस बात के लिए भी एक्सेप्ट करा है कि जब भी उसके साथ ये कास्टिंग काउच वाली चीज़ें होती थी, उसने कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ा नहीं था। उसने कभी भी, अगर कोई प्रोड्यूसर उसे बोलता था कि मतलब हिंट देता कि कास्टिंग काउच, तो उसने इसके लिए कभी भी उसे मना नहीं किया। उसने कभी भी इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी नहीं करी, बस उसने अपने तरीके से अपना दिमाग लगाया था। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वही भाई बोला तो मैं तेरे को ये चीज़ बताता हूँ कि राकेश सावंत एक्चुअली करते क्या थी जब उसके साथ कास्टिंग काउच वाली चीज़ें होती थी। तभी तो मना नहीं करा उसने, कास्टिंग काउच वाले उसको बोलते थे जा वो कर दी थी। चल सॉरी भाई अभी यार अब 4थे पेज में है। चल हाँ चल तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब भी कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई भी लोग उससे इस कास्टिंग काउच चीज़ के बारे में कुछ भी हिंट देते थे, तो वो उनको हाँ बोलना शुरू कर देती थी। बेसिकली वो इस चीज़ के लिए एग्री करी थी कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, ठीक है। हर प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को और हर को स्टार को उसने इस चीज़ के लिए अगर वो उससे पूछते थे तो वो हाँ ही बोलती थी इन चीज़ों के लिए। तो हाँ कर दूंगी, हाँ मिलूंगी, हाँ डिनर पे चलूंगी। लेकिन उसकी हाँ के साथ एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी शर्त होती थी। वो ये बोलती थी कि पहले मेरी शूटिंग हो जाए, पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाए, पहले मूवी या फिर गाना रिलीज हो जाए, उसके बाद मैं ये चीज़ तुम्हारे साथ पक्का करूंगी। और तू ये चीज़ गेस कर ही सकता है कि जब शूटिंग हो जाती थी, जब मूवी रिलीज हो जाती थी या फिर जब गाना रिलीज हो जाता था, तो वो क्या करती होगी इस चीज़ के लिए। गिव उसके बाद क्या, फ़ोन वोन नहीं उठाएगी, उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी। पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से ना, कि जैसे मतलब काम निकाल दिया फिर उसके बाद भाग गई, तो इसी चीज़ की वजह से उसको मतलब बॉलीवुड में इतना ज़्यादा देखा नहीं गया। उसे मतलब मोस्टली ऐसे साइड कैरेक्टर्स में देखा गया या फिर छोटे रोल्स में देखा गया। उसे ऐसे मेन स्ट्रीम रोल वगैरह नहीं मिले, क्योंकि वो तो फिर भाई शेषनाग करके भाग जा रही जब बॉलीवुड वाला बोल रहा है कि भाई तेरा काम तो हो गया, मेरा क्या। मेरे को लगता है कि ये चीज़ उसके साथ कभी ना कभी तो हुई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से राखी सावंत का कभी ये मोटिव था ही नहीं कि वो एक मेन एक्ट्रेस या फिर लीड एक्ट्रेस बने। उससे उसका जो मोटिव था स्टार्टिंग में काम करने का, वो ये था कि मुझे पैसे कमाना था, और उसको कोई भी वे चलता उस टाइम पे पैसे कमाने का। और वो प्रोड्यूसर्स करेंगे तो करेंगे भी क्या, कोर्ट में तो जा नहीं सकते। कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब बोलेंगे क्या कि भाई हमने इसको ऐसे बोला था और भाई जी ये तो मेरी बीवी को बहुत बता रहा है। ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है तो वो अपनी रेपुटेशन पब्लिक में क्यों खराब करेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे उसके साथ फिर बाकी एक्ट्रेसेस, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ वो लोग
लोग काम करेंगे ही नहीं। True. तो अब गुस्सा करके करेगा भी क्या? वो ना तो अपने दोस्तों को बताएगा या तो फिर अपने आसपास के प्रोड्यूसर्स को बताएगा। लेकिन उसकी फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, ऑडियंस ने उसे पर्दे पे देख लिया, ठीक है। अब इस सबसे क्या होता है, जो और नए प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऑफर राखी सावंत को अपने आप आने लगते थे, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती थी। तो उसकी लाठी भी टूट गई और उसका सांप भी टूट गया। ये बोल रहा था मैं तुम्हें। ये बोल रहा था तुम्हें। राखी खुद इस स्ट्रैटेजी को आज भी डिफेंड करती है। मैं शरीर नहीं बेचती, मैं खुद को बेचती हूँ, मैं अपना टैलेंट बेचती हूँ। अगर मैं रातों को प्रोड्यूसर्स के बिस्तर गर्म करती तो मुझे काम इतनी बार नहीं मिलता। मैं लोगों को हंसाती हूँ, मैं कॉमेडी करती हूँ। शरीर एक फिजिकल कमोडिटी है, खुद वो एक पर्सनैलिटी है, प्रेजेंस है, परफॉर्मेंस है। तो वो अपना शरीर नहीं बेचती, वो अपनी प्रेजेंस बेचती है। और इस प्रेजेंस को मार्केट में लाने के लिए 2004 में वो मोमेंट आया जिसने राखी सावंत को एक्चुअली में राखी सावंत बनाया था। और उस चीज़ का नाम था मोहब्बत है मिर्ची। एंड आई एम प्रिटी श्योर एंड आई एम प्रिटी हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि तुम लोग को इस चीज़ के बारे में पक्का पता होगा इफ़ यू आर अ 90s किड्स एटलीस्ट। ये एक आइटम सॉन्ग था फिल्म चुरा लिया है तुमने के साथ, और राखी इस सॉन्ग में लीड आइटम डांसर थी। उसने रेड ड्रेस पहना हुआ था इसमें, और बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुपर बोल्ड कोरियोग्राफी कर रही थी। हॉट सेटिंग थी इस गाने की, सो प्योर विजिबिलिटी प्ले था यहाँ पर। और ये सॉन्ग पूरे इंडिया में चल पड़ा। हिंदी म्यूजिक चैनल पर ये 24 घंटे बज रहा था उस टाइम पर। डिस्को में बजने लगा था ये गाना, वेडिंग्स में रीमिक्स चल रहे थे इस गाने के, और 2004 का एक डिफाइनिंग आइटम नंबर बन गया था ये गाना। और राखी सावंत ओवरनाइट एक पहचानी हुई फेस बन गई थी इस गाने की वजह से। उसी साल उसे मैं हूं ना में एक रोल सीक्वेंस में दिखाया गया था, मस्ती में सपोर्टिंग रोल में एक, और कुछ और आइटम नंबर भी उसके लिए ऑफर किए गए थे। वो एक हीरोइन तो नहीं बनी थी जैसे कि मेरे भाई ने पहले बोला, लेकिन वो कभी शायद से हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसका नाम अब इंडस्ट्री में रिकग्नाइज होने लगा था। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद यहीं पर कहीं ना कहीं राखी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम लोग लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। उसने ये सोच लिया था उस टाइम पर कि वो हीरोइन बनने की रेस में बिल्कुल भी नहीं घुसेगी, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसके लिए कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा उस समय पर। वो एक डांसर बनेगी, वो एक पर्सनैलिटी बनेगी, एक औरत जिसकी डिमांड आइटम नंबर्स के लिए होगी, जिसका नाम टॉक शोज में आता रहेगा, जिसकी फ़ोटो मैगज़ीन में छपती रहेगी। वो शाहरुख खान की हीरोइन कभी नहीं बनेगी, लेकिन वो शाहरुख खान की फिल्म के बाद पार्टी में पक्का इनवाइट होगी, और उस इनविटेशन की कीमत अलग ही थी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू राखी सावंत, हर हीरोइन की शेल्फ लाइफ उस समय पर कहीं ना कहीं 5 से 7 साल तक की होती थी, जिसके बाद वो हीरोइन शादी कर लेती थी, और फिर इस इंडस्ट्री को उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन भी और कहीं ना कहीं अपने मन से भी छोड़ना पड़ता था। लेकिन राखी सावंत के अकॉर्डिंग ब्रांड की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है अगर तुम लोग स्पेशली स्मार्ट हो तो। और कहीं ना कहीं इस डिसीजन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट या फिर कॉन्शियसली एक डिसीजन था। बॉलीवुड में जो मेन स्ट्रीम हीरोइंस का जो पावर होता है ना, तुमने भी बहुत बार देखा होगा, वो कहीं ना कहीं उनके डिम्योरनेस से होता है। दैट्स वेरी डिम्योर, मुझे आती है ये चीज़, आई नो, आई एम हिप। सो वो सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दिखनी चाहिए उन हीरोइंस की, फैमिली फ्रेंडली इमेज होनी चाहिए उनकी, वो ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। वो चीज़ राखी के पास थी ही नहीं कभी। वो चौल की लड़की थी, घर की ATM थी वो, कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच सर्वाइवर थी वो, और उसकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लाउड और अनफिल्टर थी, तो वो इस इमेज में बिल्कुल भी फिट नहीं होती थी। उससे डेम्योरनेस परफॉर्म करना नहीं हो सकता था ये चीज़, क्योंकि ज़िंदगी ने कभी उसे डेम्योर बनने के रास्ते दिखाए ही नहीं थे। तो उसने अपोजिट कर दिया। डिम्योरनेस की जगह बोल्डनेस, सॉफ्ट स्पोकन की जगह लाउड, ट्रेडिशनल की जगह स्कैंडलस, फैमिली फ्रेंडली की जगह कंट्रोवर्शियल। आज ये एक ऑब्वियस ब्रांडिंग स्ट्रेटजी लगती है, लेकिन 2004 में जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब यूट्यूब इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था, जब इन्फ्लुएंसर वर्ड बना ही नहीं था, ये एक बहुत बोल्ड मूव था। राखी सावंत ने कुछ ऐसा समझ लिया था जो बाकी लोगों को समझने में कम से कम 10 से 15 साल लग गए। कंटेंट ही असली करेंसी है, ना कि लेजिटिमेसी। और 2006 में इस चीज का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट आया, ठीक है। अंधेरी में एक बर्थडे पार्टी में सिंगर मिक्का सिंह के घर 11 जून 2006 अंधेरी मीका सिंह के घर की पार्टी। मीका सिंह उस टाइम पे एक एस्टैब्लिश्ड पंजाबी सिंगर बन चुका था। सावन में लग गई आग हिट हो चुका था उस टाइम पर, और बॉलीवुड सर्कल्स में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। अपने 29वें बर्थडे के लिए उसने एक लेविश बैश ऑर्गेनाइज किया था अपने अंधेरी के घर पर।
इंडस्ट्री के लोग इनवाइटेड थे इस पार्टी में, वहाँ पे फोटोग्राफर्स भी थे बहुत सारे, और राखी सावंत भी यहाँ इनवाइटेड थी। तो ये जो बर्थडे पार्टी थी मीका सिंह की, वो एक पहले शुरुआत में नॉर्मल बर्थडे पार्टी थी या फिर नॉर्मल बॉलीवुड बर्थडे पार्टी जैसी ही थी। तो वहाँ पे ड्रिंक्स चल रहे थे, वहाँ पे लोग म्यूजिक सुन रहे थे, डांस कर रहे थे, और फोटोग्राफर्स यहाँ पे उनकी फोटोज ले रहे थे। लेकिन फिर आधे घंटे में वो मोमेंट आया जो आज तक भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड की एक गॉसिप हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। बर्थडे केक कटिंग का टाइम आया। राखी केक कट करने के लिए मीका की हेल्प करने लगी थी। एंड अगेन वहाँ पे सामने पे सारे के सारे फोटोग्राफर्स खड़े थे, सब गेस्ट भी वहाँ पे खड़े थे, और केक कटिंग के सीधा बाद जैसे ही फोटो का मोमेंट आया, मीका ने राखी को फोर्सिबली किस कर दिया, वो भी डायरेक्टली लिप्स पर, सबके सामने। और ये चीज़ एक प्लान की या फिर पहले से सुलझाई हुई किस नहीं थी या फिर पहले से बताई हुई किस नहीं थी। ये चीज़ एक पब्लिक स्पेस में एक औरत के इजाज़त के बिना करा गया था। इस किस के होने के सीधा बाद राखी वहीं पे चिल्लाई, वो पार्टी छोड़कर सीधा निकल गई, और अगले 24 घंटे में उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उस टाइम किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने नहीं किया था। उसने FIR फाइल कर दी थी मीका सिंह के खिलाफ। आज 2026 में ये डिसीजन नॉर्मल लगता है हमें। अगेन मी टू मूवमेंट आ चुका है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। वो कन्वर्सेशन होती है हमारे यहाँ पे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। लेकिन 2006 में ये कोई नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ये रूल था कि अगर तुम औरत हो और तुम्हारे साथ कुछ हुआ है इंडस्ट्री में, तो तुम्हें चुप रहो, बेसिकली चुप रहो, इस चीज़ को सेटल कर लो, अपना करियर बचा लो, 5-6 साल और इस इंडस्ट्री में काम करो। क्योंकि उस टाइम पे अगर एक सीनियर मेल आर्टिस्ट के अगेंस्ट कोई पुलिस कंप्लेन करता था, तो दैट वाज अ लाइक डेथ सेंटेंस टू योर करियर। लेकिन राखी की ये डिसीजन लेने के बाद, इतना रिस्की डिसीजन लेने के बाद भी उसका करियर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा लॉन्च हो गया था। हर टीवी चैनल पे 2 हफ्तों तक एक ही स्टोरी चल रही थी। राखी सावंत का चेहरा हर गॉसिप प्रोग्राम में, हर टॉक शो से इनविटेशन, हर मैगजीन कवर में उसकी फोटो, आज इस न्यूज़ में, कल इस न्यूज़ में, इंडिया टीवी, स्टार न्यूज़, हर जगह राखी सावंत। उसका नाम पहली बार नेशनल लेवल पर हाउस होल्ड नेम बन गया था। और इस एक मोमेंट ने राखी को एक ऐसी चीज सिखाई जो उसके पूरे करियर का उस बिजनेस मॉडल बन गया था। बेइज्जती पेड होती है भाई, एवरी PR इज गुड, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। मीका सिंह की किस वाली कंट्रोवर्सी से राखी ने सिर्फ पब्लिसिटी ही नहीं पाई, उसने एक फॉर्मूला सीखा। अगर तुम चुप रहो तो सब कुछ दब जाता है, लेकिन अगर तुम लाउड हो जाओ तो सब कुछ तुम्हारा होता है। FIR फाइल करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, टीवी पर बैठ के डिटेल्स में बताना, ये सब राखी ने डेलिबरेटली किया था। इस सब के चलते हुए एक बहुत ही स्ट्रेंज आयरनी हुई जो कि आज भी इंडस्ट्री में चल रही है। मीका सिंह और राखी सावंत दोस्त बन गए, वो दोनों टीवी शोज में साथ आने लगे, वो टीवी शोज को साथ में जज करने लगे, और राखी ने ये खुद पब्लिकली बोला कि मीका तो मेरे भाई जैसा है। और फिर वही हुआ, इंडस्ट्री इनसाइडर्स और इन सब ने बोला कि ये सब एक पूरा प्लान था, ये सब प्री प्लान था, क्योंकि मीका को भी अपने बैड बॉय इमेज से बाहर निकलना था, और राखी को ये दिखाना था कि मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ। बैड बॉय, तूने बैड बॉय बोला, मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गया। सॉरी कंटिन्यू सॉरी। और राखी को ये दिखाना था कि वो बहुत फॉरगिविंग है। तो मीका सिंह आज अगर कंट्रोवर्सी आज भी होती ना मीका सिंह, तो वो बोलता आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम काइंड ऑफ अ बैड बॉय। और दोनों ने मिलके मतलब इस पूरी कंट्रोवर्सी को भाई मोनेटाइज कर लिया। पहले तो एक स्कैंडल की तरह और फिर एक रिडेम्पशन आर्क की तरह। थैंक यू मीका सिंह। अबे सुन, मीका सिंह से मुझे एक बात याद आई। तूने मेरी वाली रील देखी है जो मैं बोलता हूँ मीका सिंह जब मैंने उसे किस करा था ना, देखिए तूने? कैसा लगा आपको मेरी एक्टिंग ऑफ राखी सावंत? आई नो इट वाज वेरी गुड, यू आर वेलकम। भाई ये स्नैपचैट बर्ड, मैं राखी सावंत क्यों लग रहा हूँ? मेरी बात सुन, मैंने वो मीका सिंह को जब मैंने किस करा था ना, मेरे किस के बाद जो उसके सुर निकले हैं, मेरी किस के बाद जो उसके सुर निकले हैं ना। लेकिन जो ये इमेज वाइट वॉश कर रहे थे लोग, ये चीज बहुत बाद में आने वाली थी। उससे पहले आने वाला था द ईयर 2006। मीका सिंह के स्कैंडल के सिर्फ 3 महीने बाद एंडेमॉल शाइन इंडिया ने एक नया रियलिटी शो लॉन्च किया था सोनी टीवी पर, वो भी जिसका नाम था बिग बॉस सीजन 1। बिग बॉस चाहते हैं कि आप एक बार बैड बॉय वाला डांस करें, ये आपका टास्क है। I'm kind of a good guy, not a bad boy.
Not like harm somebody, but yeah, in dressing sense, on a dance floor, I'm a bad boy. Kind of 50-50, I think. शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। 13 कंटेस्टेंट्स एक हाउस में बंद, 24 घंटे उनके ऊपर सर्वेलेंस होती थी और 90 दिन तक वो एक दूसरे के साथ रहते थे। ऑडियंस यहाँ पर वोट करती थी और लास्ट में बचने वाला कंटेस्टेंट विनर बन जाता था। ये फॉर्मेट एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी था बिग ब्रदर का। जो भी बिग बॉस के फैंस हैं वो ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते थे कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ बिग ब्रदर बॉय। एंड अब तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते बिग बॉस के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं इंडिया में। लेकिन उस टाइम पे ये इंडिया में पहली बार हो रहा था, विच वी कैन नॉट डिनाई कि इट मेड बिग बॉस जैसे शोज को या फिर जो बिग ब्रदर जैसा शो था उसको पॉपुलर इन इंडिया। एंड उस समय पे ये कोई भी नहीं जानता था कि ये चीज़, ये फॉर्मेट काम करेगा भी कि नहीं करेगा, कौन ही देखेगा इनको 24 घंटे तक। वेल नाउ वी नो कौन देखेगा इन चीज को, ठीक है। और इन 13 कंटेस्टेंट्स में से एक थी राखी सावंत। बिग बॉस सीजन 1 का कास्ट मिक्स था उस टाइम पर। यहाँ पर सीनियर एक्टर्स थे जैसे कि अनुपमा वर्मा, टीवी स्टार थे जैसे कि आर्यन वैद, लेकिन राखी का रोल वहाँ कुछ अलग ही था क्योंकि वो अकेली ही बंदी थी उस टाइम पे भी। एंड आई थिंक वो सीजन 13 में या फिर 14 में भी आई थी, जो कि उस टाइम पर भी और अभी भी बिग बॉस को जिंदा रख रही थी। तो वो हर दिन एक नया ड्रामा करती थी, हर दिन एक नई फाइट करती थी, हर दिन जब वो किचन में घुसती थी वो एक नई आर्ग्यूमेंट करती थी। और प्रोड्यूसर्स को ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि बिना राखी के तो हमें व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा। और आज भी कहीं ना कहीं वो ये चीज़ सरकाज़म में बोलती है कि बिग बॉस मेरे डीएनए में है, मेरे को बिग बॉस से कोई अलग ही नहीं कर सकता। असली बिग बॉस राखी थी। ट्रू दैट। दोन्ही तोंडाने बोलायचंय तुम्ही त्रास यहाँ पे मैं ऐसे डाल दूंगा शेषनाग तो पूरी वीडियो में डाला था। अबे इस वीडियो के यहाँ साइड में आप पूरी वीडियो में खाली शेषनाग का पीएनजी चल रहा होगा, गिफ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्जैजरेटेड नहीं है, बाय द वे। राखी ये सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही है, क्योंकि बिग बॉस जो फॉर्मेट था, जो ये शो बना था, इसके सर्वाइवल का पूरा क्रेडिट जाता है बिग बॉस सीजन 1 को। ऑब्वियसली अगर सीजन 1 नहीं चलता तो आगे को सीजन बनाते ही नहीं, राइट। और कहीं ना कहीं सोनी इस चीज़ से पीछे हट जाता। सो दे वर रियली बैंकिंग ऑन सीजन 1, दे वर रियली बैंकिंग ऑन राखी सावंत। तूने बिग बॉस 1 देखा है क्या? मैंने बिग बॉस 1 नहीं देखा, मैंने खाली राखी सावंत के क्लिप्स देखी है। बिग बॉस 1 के? बिग बॉस 1 के नहीं, जो अब जो बाद में आई थी। हाँ, वो सीजन 14 में आई थी ना। मेरे को लगता है सीजन 1 के राखी सावंत के क्लिप्स किसी ने भी नहीं देखे। मैंने बहुत ना थोड़े से क्लिप्स देखे हैं उसके, उसमें भी वो लड़ाई कर रही है भाई। उसमें भी वो लड़ाई कर रही है, वो 2 लाइन बोल रही सिंपल से, उसमें भी वो लड़ाई कर रही है। और इस सीजन 1 में ही राखी ने कुछ ऐसे मोमेंट्स डिलीवर किए जो आज भी इंटरनेट पे सर्कुलेट होते हैं। कन्फेशन बूथ में तो वो अपने आप को ऐसे दिखाती थी कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत बेबी सी हूँ। और उसका ये टेम्पलेट आगे के सारे जितने भी बिग बॉस में आने वाले थे उन सबके लिए एक टेम्पलेट जैसा बन गया था। उसका रोज किचन में सब्जी काटने पर ड्रामा करना, हर एक उसकी गाली, हर एक ओवर रिएक्शन, वो जितना रोती थी, सब कुछ इंडियन गॉसिप इकोसिस्टम के मीम बैंक में ऐड होता गया। और इंडियन रियलिटी टीवी पर राखी सावंत स्टाइल करके एक जॉनर बन गया था। और आज के टाइम पे भी जब एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पर ड्रामेटिकली रोता है या कुछ भी ऐसा करता है हाईलाइट में आने के लिए, वो सब कुछ कॉपीड है राखी सावंत से। तो वो सब कुछ राखी सावंत 2006 में कर चुकी थी, बिना मैनुअल के, बिना टेम्पलेट के, सिर्फ इंट्यूशन से। उसको पता था कि क्या हिट होगा, क्या हिट नहीं होगा। भले राखी सावंत सीजन 1 जीती नहीं, वो एलिमिनेट हो गई थी मिडवे में ही, लेकिन उसका नाम शो पर ज्यादा बड़ा हो चुका था। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक जो अरिजीत सिंह के साथ हुआ था। वो शो नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद We don't know who win that show, but अरिजीत सिंह आज टॉप पे है। तू हिमेश की एक्टिंग कर रहा है साले। आई लव हिमेश यार, हिमेश बाबू। नेक्स्ट वीडियो आप पे। फिर सोनी ने ये सब देखने के बाद उसे एक और शो के लिए साइन किया, नच बलिए 2, जो कि 2007 में लॉन्च होने वाला था। और इस शो ने राखी की जिंदगी का नेक्स्ट मेजर चैप्टर ट्रिगर किया। नच बलिए का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल था। जो भी बॉलीवुड में रियल लाइफ सेलिब्रिटी कपल्स हैं वो वीकली डांस करते हैं। और इस शो में राखी का पार्टनर था अभिषेक अवस्थी, एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स करता था बस। अभिषेक और राखी का रिलेशनशिप शो के शूट के टाइम स्टार्ट हुआ था। और बाय द वे ये राखी सावंत की पहली सीरियस पब्लिक रिलेशनशिप थी भाई। इससे पहले जितने भी थे सब रूमर्स
रूमर्स थे, कास्टिंग काउच स्टोरीज थी और किसी स्टार्स के साथ लिंकअप, ये सारे रूमर्स थे, लेकिन ये अभिषेक अवस्थी के साथ उसका पहला ऑफिशियल पब्लिक रिलेशनशिप था। मैगजीन में साथ होना, टीवी शोज पे साथ होना, इंटरव्यूज में साथ होना, कवर्स में साथ आना, साथ में हाथ पकड़ के चलना, पब्लिक में उनकी फोटो जो भी पापाराजी वगैरह लेते थे। इंडस्ट्री में लोग बात करने लगे थे कि राखी सावंत ने फाइनली अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। और मेरे को जितना याद है ना, मैंने जितना भी बिग बॉस सीजन 1 के बारे में देखा है या फिर जितनी भी मैंने राखी सावंत की क्लिप देखी, क्योंकि बाकी मैंने किसी की क्लिप नहीं देखी, राखी सावंत अभिषेक के बारे में सीजन 1 बिग बॉस सीजन 1 में भी बात कर रही थी। बट एनीवे, शो खत्म होने के बाद भी राखी और अभिषेक ऑलमोस्ट 4 साल तक साथ में थे। उनकी एंगेजमेंट तक अनाउंस हुई, शादी के प्लान्स भी पब्लिक हो गए। पर फिर आया 14 फरवरी 2011 वैलेंटाइंस डे। लोखंड वाला का फेनिक्स मॉल, आम पब्लिक के सामने, फोटोग्राफर्स के सामने, राखी ने अभिषेक को कस के एक थप्पड़ मारा। और जो ये थप्पड़ था, ये हर एक फोटोग्राफर ने कैप्चर कर दिया था। मैं ये सोच रहा हूँ जो बंदा वहाँ पे खड़ा होगा ना फोटो में, उसके तो मजे ही आ गए होंगे भाई उस दिन। ऑफिस से आज पैसे ही पैसे मिलेंगे उसको वो हो रहा होगा, पीटर पार्कर वाला मोमेंट हो रहा होगा उसे। सीरियस? लेकिन इट वॉज रियली ह्यूज, क्योंकि अगले दिन हर एक न्यूज पेपर पे भी यही न्यूज आ रही थी। हर एक फोटो, हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत और अभिषेक की थी। यहाँ तक कि राखी सावंत और अभिषेक ने सड़क के बीच में लड़ाई भी करी थी, उसकी भी फोटोज बाहर आ रही थी, उसकी भी वीडियोस बाहर आ रही थी। एंड इन सारी की सारी चीजों के बाद आए थे चीटिंग एलिगेशंस, वो भी दोनों की दोनों तरफ से। अभिषेक ने बोला कि राखी ने मुझे धोखा दिया, राखी ने बोला कि अभिषेक ने मुझे इमोशनली चीट करा। आई डोंट नो, बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पर, लेकिन सच क्या था ये चीज कभी कंफर्म नहीं हुआ। और ये चीज तुम लोग आगे भी देखोगे, जब भी राखी सावंत शादी करती है या फिर जब भी राखी सावंत को कोई बॉयफ्रेंड बनता है ना, पूरा का पूरा सच कभी बाहर ही नहीं आता। लेकिन फिर भी सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई थी अभिषेक के साथ फाइट करने के बाद, और वो थी कि राखी वापस हेडलाइंस में आ गई थी। एवरी सिंगल टाइम राखी जस्ट क्रीप्स बैक, और इस बार उसकी इमेज पिछले बारी से अलग थी। वो एक विक्टिम राखी नहीं थी, बल्कि इस टाइम वो एक रॉन्ग्ड वुमेन राखी बन गई थी, क्योंकि ये वो राखी थी जिसने वापस थप्पड़ मार दिया था एक आदमी को। और ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज थी राखी के लिए, क्योंकि ये एक वो वुमेन थी जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और अनइंटेंशनली इस इमेज ने उसे आगे 15 साल तक के लिए रियलिटी टीवी की मोस्ट बुकेबल फीमेल पर्सनैलिटी बना दिया था, क्योंकि ऑडियंस ने रियलाइज किया कि ये औरत प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। कभी भी रोते रोते ये कुछ भी कर सकती है, कभी भी हंसते हंसते कुछ भी कर सकती है। इसके साथ कोई स्क्रीम मैच नहीं कर सकता है, और अगर कभी से जरूरत पड़ी तो ये थप्पड़ भी मार देगी किसी को। शेषनाग भाई, शेषनाग। मला दोन्ही तोंडाने बोलायचंय, तुम्ही त्रास जर द्यायचा ठरवलाय ना। और कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबिलिटी की जो गैर मौजूदगी होती है ना, कि अगर कोई किसी इंसान को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता तो वो सबसे बड़ी करेंसी होती है टीवीज़ पे या फिर एटलीस्ट रियलिटी शोज़ में। तो 2006 से 2011 के बीच में राखी ने एक पैटर्न सेट कर लिया था अपना। मीका किस से उसने नेशनल नेम बनाया अपना। बिग बॉस सीजन 1 से रियलिटी टीवी क्वीन बन गई थी वो। नच बलिए से उसने अपना रोमांटिक वे दिखाया लोगों को, और पब्लिक स्लैप से उसने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की इमेज बनाई। लेकिन इसके बाद राखी की सबसे बड़ी हरकत आने वाली थी, क्योंकि वो अपनी शादी को ही एक टीवी रियलिटी शो बनाने वाली थी। मुंबई एनडीटीवी इमेजिन का ऑफिस चैनल का एक प्रोग्रामिंग हेड एक पिच सुन रहा था, जो कि उस टाइम पर इंडियन टेलीविजन में यूजुअली नहीं देखा जाता था। पिच ये थी कि एक 30 साल की बैचलरेट पब्लिक में एक दूल्हा ढूंढेगी, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। 16 मेल कंटेस्टेंट्स, वीकली एलिमिनेशन, ऑडियंस वोट, और पूरी शादी की सेरेमनी वेडिंग तक टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी। कंसेप्ट था स्वयंवर, मिथोलॉजिकल हिंदू ट्रेडिशन जिसमें प्रिंसेस अपनी शादी के लिए अपना दूल्हा खुद चुनती है, जैसे रामायण में सीता का स्वयंवर, महाभारत में द्रौपदी का। ये सारी स्टोरीज हर इंडियन बच्चा अपने बचपने से सुनता आ रहा है, लेकिन इन स्टोरीज में स्वयंवर सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसेस करती थी। आम औरत के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं ऐसा करना। लेकिन एनडीटीवी इमेजिन ने ये डिसीजन एक आम औरत को दिया, और वो आम औरत थी राखी सावंत। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। भाई तो तेरे को याद है हमारे गांव से भी एक आदमी राखी के स्वयंवर में था, गया हुआ था। हाँ यार, है ना? अबे हाँ यार, जिसकी बहन ने उसकी बहन को पोल खोल दी थी वहां पे, याद है? हाँ कौन था वो? फिर उसके बाद जब वो आदमी वापस आया था तो पूरा गांव उसके लिए थाली लेके जा रहा था। याद है तेरे को? मौसी तो गई थी। अबे नहीं, राखी के लिए गया था कि वो किसी और का स्वयंवर था यार? अबे नहीं, वो दूसरी का स्वयंवर था यार। अब वो दूसरी का स्वयंवर था यार, राखी के स्वयंवर में था यार वो। राखी का ही कुछ था यार, मेरे को याद है।
मेरे को ना अभी याद सा आ रहा है कि या तो राखी के उसमें था या फिर किसी और फीमेल एक्ट्रेस के स्वयंवर के लिए गया था हमारे गांव से भी एक आदमी, और भाई हमारे गांव में उस आदमी को फिर ऐसे ट्रीट करे था जैसे पता नहीं क्या कर दिया होगा। उस अपनी इतनी बेइज्जती कराई ना नेशनल टीवी पे, होली। शो का नाम था राखी का स्वयंवर, जो कि आया था 29 जून 2009 को। आज 2026 में एक कॉन्सेप्ट देखो तो शॉकिंग लगता है। एक औरत अपने हस्बैंड सिलेक्शन को पब्लिकली ऑक्शन कर रही है, एक शादी की सेरेमनी को रियलिटी टीवी में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन 2009 में ये शो इंडिया में सुपर हिट हो गया। 90% मेट्रो ऑडियंस ये शो देख रही थी, टीवी रेटिंग्स रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, और राखी का नाम एक बार फिर हर गॉसिप कवर पर था। लेकिन इस शो के पीछे एक सच है जो राखी ने बाद में खुद रिवील किया था, और ये सच उसके पूरे करियर को सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करता है। राखी सावंत का कहना था कि स्वयंवर करने का रीजन सिर्फ एक ही था, उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। वो भाड़े के घर में रहती थी और इस शो से जो पैसा आया उससे वो अपना बस घर बनाना चाहती थी। एक औरत अपनी शादी को नेशनल टीवी पे ऑक्शन करने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि उसके पास अपना खुद का घर नहीं था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोमांस नहीं था, लव स्टोरी नहीं थी। आई थिंक सो इट वाज जस्ट अ ट्रांजिशन फॉर हर। ये एक प्रॉपर्टी परचेज की तरह यूज करी थी उसे, जिसमें करेंसी थी राखी की कहीं ना कहीं डिग्निटी। शो के 16 कंटेस्टेंट्स में से एक था इलेश परुजनवाला, कनेडियन इंडियन बिजनेसमैन। ही वॉज टॉल, ही वॉज प्रेजेंटेबल, डिसेंट इंग्लिश स्पीकर था वो, और वो फाइनल तक पहुंचा था। 31 जुलाई 2009 को राखी ने उससे चूज कर लिया था एज अपना लाइफ पार्टनर, और उसने अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी लाइव नेशनल टीवी पर करी थी। उसने उसे माला बांधी थी, उनकी फोटोज भी ली गई थी, और ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा चेयर भी करा था राखी को उस टाइम पर, और यहीं पे शो की रेटिंग सबसे ज़्यादा पीक हुई थी। और फिर इन क्लासिक राखी सावंत स्टाइल 6 महीने बाद ये एंगेजमेंट ब्रेक हो गई। उसे पब्लिकली ये रीज़न दिया था लोगों को कि हम लोग कंपैटिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रीज़न कुछ और ही था यहाँ पे, जो कि इलेश ने, मेरे ख्याल से मैं उसका नाम ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इलेश ने ये चीज़ बोली थी कि जो रीज़न राखी ने दिया था वैसा कुछ भी नहीं था। राखी मुझे शो के बाद भी, लाइक इनकी जब एंगेजमेंट हो गई थी उसके बाद भी, एक कंटेस्टेंट की तरह देखती थी, जबकि उसे मुझे एक पार्टनर की तरह देखना चाहिए था। और राखी ने इस चीज़ के काउंटर में ये बोलता कि जब वो कनाडा गई थी इलेश के घर में, तो उसके जो घर वाले थे उन्होंने राखी के घर वालों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी थी जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने तुम लोगों को पहले बता ही दिया था कि राखी सावंत की किसी भी रिलेशनशिप में हमें पूरा का पूरा सच पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक चीज़ सच थी कि शो खत्म हो गया था, उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी थी, लेकिन राखी को जो पैसा चाहिए था अब वो उसके पास आ गया था। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये शो करने के बाद, और जब ये सारी की सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई होगी, इसके बाद तो वो कोई और शो नहीं करेगी। लेकिन एनडीटीवी ने एक्चुअली में इतनी इंसेन चीज़ करी, अगले साल उन्होंने राखी को एक और शो दे दिया, और इस शो का नाम था राखी का इंसाफ। मेरे को राखी के बारे में ना हर एक चीज़ पसंद है, लेकिन बस ये एक चीज़ मुझे नहीं पसंद राखी के बारे में, एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली दिस शो। बट शी वॉज गेटिंग द बैग एंड शी वॉज इन अ वेरी डायर स्टेट। डायर स्टेट में तो नहीं बोल सकते हैं, बट शी वॉन्टेड द बैग, सो कूडोस टू हर आई गेस। लेकिन यहाँ से जैसे मैंने तुम्हें बोला, हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो राखी की लाइफ का है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगेन आई वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टेड बाई दिस थिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क मोमेंट भी है उसकी लाइफ का। और इस राखी के लाइफ के चैप्टर में एक आदमी की जान भी चली गई थी। राखी का इंसाफ जो शो था उसका कॉन्सेप्ट था कि राखी एक जज बनेगी और रेगुलर लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएंगे और वो उन्हें सॉल्व करेगी, जैसे कि हो सकता है पति की शिकायत या फिर ससुराल की शिकायत या फिर पड़ोसी की शिकायत, और राखी पब्लिक में उन्हें सेंटेंसिंग देगी अपनी स्टाइल में, लाउड इमोशनल, जैसी वो है बिना फिल्टर के। शो का फॉर्मेट स्टार्टिंग से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ये ना तो कोई थेरेपी है, ना ये कोई कोर्ट है, ना ये कोई मीडिया ट्रायल है, ये एंटरटेनमेंट के नाम पे पब्लिक ह्यूमिलिएशन था, वो भी आम लोगों के लिए। राखी क्या करती थी, वो पब्लिक के सामने इनको डांटती थी, इन पे चिल्लाती थी, इनको गालियां देती थी, और उस चीज पर ऑडियंस ताली बजाती थी। जो कि आई थिंक सो जो नॉर्मल लोग हो गए, लाइक लेट्स से कि अगर कोई एक्टर होता और उसको जबरदस्ती शो में लाया जाता तब तक चलता है। लेकिन इस शो के जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये कहना था कि जितने भी कंटेस्टेंट या फिर जितने भी लोग वहाँ पे आते थे वो सारे के सारे रियल थे। इन्होंने, एक तो वो राखी के फैन थे इसलिए वहाँ पे आते थे, दूसरी चीज़ ये थी कि उनके पास सच में ये प्रॉब्लम्स होती थी। तो पहली बात तो ये कि जिस आदमी के तुम फैन हो वो ही तुम्हारी बेइज्जती करे और बाकी लोग हंसे, तुम्हें कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होगा, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि उनकी किसी ने भी कभी भी कंसेंट नहीं ली थी कि अगर
तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को पब्लिकली दिखा सकते हैं। लेकिन 2 मार्च 2011 को इस शो ने एक ऐसी लाइन क्रॉस करी जिसने पूरे शो को क्वेश्चनेबल बना दिया। लक्ष्मण प्रजापति नाम का एक 27 साल का आदमी शो पर अपनी शादी की प्रॉब्लम लेकर आया था। शो में राखी सावंत ने उसे कुछ ऐसा बोला जिसे मीडिया रिपोर्टर्स ने बाद में नपुंसक के इक्विवेलेंट इंसल्ट के रूप में डिस्क्राइब किया। शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद लक्ष्मण को अपने गांव में, पब्लिक में, अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। और इसी शो के मात्र 10 दिन बाद 12 मार्च 2011 को लक्ष्मण प्रजापति ने अपने उज्जैन के घर में सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने राखी सावंत और उसका जो शो था राखी का इंसाफ, उसे मेंशन किया था। फैमिली ने एफआईआर फाइल करी राखी सावंत और शो के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ। आईपीसी सेक्शन 306 अबेंडमेंट टू सुसाइड के अंडर केस में इन्वेस्टिगेशन चली। नेशनल मीडिया पर यह केस 2 हफ्तों तक चला और राखी सावंत की इमेज में पहली बार ऐसा दाग लगा जो कंट्रोवर्सी से भी ज़्यादा सीरियस था, एक आदमी की मौत। केस इवेंचुअली कोर्ट में तो सेटल हो गया। राखी पर कोई फॉर्मल कन्विक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसका शो जो राखी का इंसाफ था वो कैंसिल हो गया। एनडीटीवी इमेजिन ने भी इस कंट्रोवर्सी के बाद राखी सावंत के साथ डिस्टेंस बना लिया था और राखी ने भी कभी भी अपने फ्यूचर इंटरव्यूज में इस केस के बारे में ओपनली कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई दिस मस्ट हैव फेल्ट प्रीटी बैड। ये मोमेंट राखी सावंत की स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बार कंट्रोवर्सी से कंटेंट वाली स्ट्रैटेजी का कोई रियल वर्ल्ड कॉस्ट दिखा था। जब तुम एंटरटेनमेंट के नाम पर पब्लिक ह्यूमिलेशन करते हो तो कभी कभी ह्यूमिलेशन एक्चुअल जिंदगी पे निकल आता है। लेकिन राखी सावंत का करियर नहीं रुका, वो 2014 में पॉलिटिक्स में उतर गई। तुझे पता था ये चीज़ कि राखी सावंत पॉलिटिक्स में थी, है ना? तुझे भी नहीं पता था ये चीज़? मुझे पता है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होगी। दैट इज़ वाई आई पुट दिस थिंग इन दिस वीडियो। राखी सावंत का जो पॉलिटिक्स वाला करियर था ना, दैट वाज, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ राखी सावंत के बारे में, दैट शी वाज इनसेन। दैट थिंग वाज एक्चुअली इनसेन। वो आउट ऑफ फील्ड पता नहीं कहाँ से, एक तो वो इतनी क्रेजी है ना कि वो कुछ भी करती है तो इतना ज़्यादा भी आउट ऑफ फील्ड नहीं लगता, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना राखी सावंत का हु इज सो अनसीरियस वाज एक्चुअली इनसेन। अभी तुम्हें गुरु पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में बताएगा जो राखी सावंत ने खुद इन्वेंट करी थी। बाय द वे दिस इज नॉट लाइक, क्या थी वो अभी, कभी कौन सी पार्टी बनी थी? कॉकरेज जनता पार्टी ना। उसके बाद एक और पार्टी बनी थी जिसका पार्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बने थे, जिसका नाम था भोंदू बच्चा पार्टी, बट नन ऑफ देम वर्क एंड राखी सावंत की पार्टी भी काम नहीं करी थी। पहले राखी ने खुद की पार्टी लॉन्च करी, राष्ट्रीय आम पार्टी, 27 मार्च 2014 को ऑफिशियली रजिस्टर्ड, जिसका सिंबल था ग्रीन चिली। वही मिर्ची जो 10 साल पहले उसका पहला आइटम सॉन्ग बना था, मोहब्बत है मिर्ची। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को टाइम पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो राखी ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लड़ने लगी। इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए तो राखी को मिले थे सिर्फ 2432 वोट्स। टोटल वोट्स का 0.27%। विनर गजानन कीर्तिकार को मिले थे 4,35,000 वोट्स। तो इसका मतलब था कि राखी सावंत सबसे नीचे कैटेगरी में थी इंडिपेंडेंट्स और फ्रिंज कैंडिडेट्स के साथ। ये डिफीट भाई इतनी ज़्यादा एम्बैरसिंग थी राखी के लिए कि उसने कभी दोबारा पब्लिक में अपने पॉलिटिक्स करियर के बारे में बात ही नहीं करी। और इसीलिए कहीं तुम्हें इस चीज़ के बारे में ना देखा होगा ना कभी तुमने राखी के बारे में ये चीज़ सुनी होगी कि वो इलेक्शन कैंडिडेट थी। एक पॉलिटिक्स ने उसे एक तरीके से कहीं ना कहीं स्पिट आउट कर दिया, क्योंकि बाकी जगह उसकी हरकतें चलती थी लेकिन पॉलिटिक्स में वो सीरियसनेस नहीं थी राखी सावंत के अंदर। और इसी मोमेंट में कहीं ना कहीं राखी सावंत ने एक बात समझ ली थी कि वो लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन है उसको नहीं हिला सकती थी, क्योंकि दुनिया उसे सिर्फ एक ही रूप में देखती थी इतने सारे सालों से, और वो था एंटरटेनमेंट। और राखी ने पॉलिटिक्स से निकलने के सीधा बाद जो ये पैकेजिंग थी उसने ये बस चुपचाप एक्सेप्ट कर ली थी और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में वो वापस आ गई थी नंबर 1 बनने के लिए। 2015 से 2020 के बीच में वो वापस रियलिटी टीवी के इकोसिस्टम में चली गई। बिग बॉस, हल्ला बोल में उसने अपीयरेंस दिए थे वापस। वेरियस कॉमेडी शोज में भी आई थी वो, उसने बहुत सारे आइटम नंबर भी करे थे। टॉक शोज में उसने इंटरव्यूज भी दिए थे। और यहाँ पे एक और पर्सनल चैप्टर आने वाला था राखी की ज़िंदगी में, जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी को फिर से चैलेंज करने वाला था। और वो चैप्टर रितेश का था, वो हस्बैंड जिसका एग्जिस्टेंस इंडिया को आज तक कंफर्म नहीं हुआ था। नाउ अगेन आई वांट टू टेल यू दिस थिंग कि राखी सावंत का जो ये शो था एनडीटीवी पे, जो उसका सेकंड शो आया था, दैट
वॉज जेन्युइनली, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता था, क्योंकि उस शो के लिए कहीं ना जो भी ऑडियंस में लोग बैठे रहते थे या फिर जो भी बाकी के लोग भी वहाँ पे आते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंसने के लिए या तो कहा जाता था या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हंसाया जाता था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो या तो बहुत ज़्यादा गरीब घराने से आते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब लोग वहाँ पे गरीब थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग दिखाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा गरीब घराने से आते थे। गुरु फोटो दिखा देगा तो मैं भी यहाँ पे, या फिर उन्हें ना ऐसा लगता था कि वो राखी को बहुत ज़्यादा स्टारी आई से देखते थे। तो एक फ़ैन का इतनी बुरी तरीके से जलील होना उनके जो क्या बोलते हैं उसे, एक स्टार से, राइट, जिस स्टार को वो लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इट रियली फेल्ट बैड फॉर मी फॉर देम। So, इसीलिए इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन राखी सावंत ने बहुत कुछ करा हुआ है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है उसकी। लेकिन फिर भी राखी सावंत के हस्बैंड के बारे में हमें फाइनली अब पता चलने वाला था। जुलाई 22 मुंबई। एक पापाराजी इवेंट के बाद राखी सावंत कैमरे के सामने आती है और एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं पिछले 13 साल से शादीशुदा हूँ। मेरा एक यूके बेस्ड NRI पति है जिसका नाम है रितेश, हम दोनों का एक बच्चा भी है। ये सुन के रिपोर्टर्स इतने कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 13 साल पहले जब राखी का स्वयंवर आया था उसने एलिश परजूनवाला को चूज किया था, जबकि वो एक पब्लिक एंगेजमेंट थी और एलिश के साथ उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी। तो ये जो 13 साल वाला टाइमलाइन था वो कोई भी मतलब समझ नहीं पा रहा था, बहुत कंफ्यूज हो रहा था उसमें। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि अगर राखी सावंत 13 साल से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है तो रितेश कभी पब्लिकली दिखा क्यों नहीं, उसने कभी भी पब्लिकली कोई अपीयरेंस क्यों नहीं दी? मुझे इसका आंसर पता है। क्या? तूने कभी रितेश और शक्तिमान को सेम कमरे में देखा है? नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। arrest my case, mic drop। मतलब एक भी फोटो नहीं, किसी भी इवेंट में साथ नहीं, कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं, एक भी फैमिली फंक्शन में तक वो नहीं था। नहीं था वो। मैं तो ऐसा कर रहा था MC के होते जब रैप करता है 13 साल तक छुपा हुआ था भाई, छुपा हुआ। इंडस्ट्री में लोग हंसने लगे। ट्विटर पे रितेश फ्रॉम लंदन मीम टेम्पलेट बन गया। श्रोडिंगरली हस्बैंड वाला मीम कंपैरिजन आने लग गया था वहाँ पे। जब तक बॉक्स नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। कपिल शर्मा शो पर जोक्स बन गए। भारती सिंह ने स्टेज पे उसे इम्पर्सनेट किया। इंडियन इंस्टाग्राम पेजेस पे सबने साइड बाय साइड उसके मीम्स बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ राखी सावंत का स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट और दूसरी तरफ वेयर इज रितेश वाला कैप्शन। लेकिन राखी बैक डाउन नहीं हुई, वो हर इंटरव्यू में रितेश को मेंशन करती रही। मुझे पता था रितेश इतने सारे साल तक कहाँ है। कहाँ है? मैं क्यों बताऊँ? रितेश इतने सारे सालों तक, पूरे 13 के 13 साल तक एक विलन मूवी बना रहा था। आई रेस्ट माई केस, माइक ड्रॉप। अब तू बार बार माइक मत ड्रॉप कर मेरा यार। कौन सा मूवी बना रहा था? एक विलन है? एक विलन एक विलन वो उसने बना रखी? रितेश देशमुख? साले तू पागल है, हट। सीरियसली सुन रहा? रितेश पागल है। अब आप रितेश वाला मुंह बना, वो आंख वाला ऐसा वाला। चिंता मत करिए आपको जरा भी तकलीफ। चिंता मत करिए मैडम, आज के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसको तोड़ डालूंगी साले को। तो ऑब्वियसली जितने भी रिपोर्टर्स थे, जितने भी लोग थे, मीडिया वाले, उन सब ने उससे पूछना शुरू किया कि रितेश की कोई फोटो ही दिखा दो हमें। तो राखी ने बस इतना बोल के उसने टाल दिया कि रितेश बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, उसे पब्लिकली आना पसंद नहीं है, वो अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखता है और वो मेरा सुकून है। जैसे और वो मेरा सुकून है जैसे, अरे यार, और वो मेरा सुकून है जैसे ये मेरा सुकून है। एक बाबू अब नहीं बोल रहा यार मैं। अब सुकून छीन लिया मेरा। फिर अक्टूबर 2020 में अचानक एक ट्विस्ट आया। राखी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें एक आदमी दिखा लोगों को, एक मिडिल एज्ड बॉल्डिंग ग्लासेस पहना हुआ आदमी जो कि कैप्टन था, और उसने बोला दिस इज माई हस्बैंड रितेश। इंटरनेट एक सेकंड के लिए पॉज हो गया था उस टाइम पे भाई। वो आदमी 13 साल से कहाँ था? अगर वो उसका हस्बैंड है तो उसका बिजनेस क्या था?
राखी सावंत का बच्चा कहाँ था? कोई आंसर नहीं मिला। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, राखी सावंत की किसी भी रिलेशनशिप का आज तक हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है। और 1 हफ्ते बाद वो आदमी गायब हो गया क्योंकि उसको उसने मार दिया था। किसने? बता किसने? ऑडियंस आंसर करो। उसको उसने मार दिया यार ऑडियंस आंसर करो कर रहा हूं। उसको सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मार दिया था गाइस, सैडली। I can't do anything about it. It was in the movie. वो अच्छा तो मतलब राखी सावंत श्रद्धा कपूर थी। ए विले पहले मजा आ रहा है। आज वो 2026 में ये चीज सीरियसली नहीं बोल सकती कि रितेश असली था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है वो एक मूवी का कैरेक्टर था। आई एम जस्ट जोकिंग अबाउट इट राइट नाउ, ओके, डोंट टेक मी सीरियसली। या फिर वो एक स्टेज नेम था, या फिर वो ये चीज भी नहीं कह सकते कि राखी उसकी इमेजिनेशन थी। एंड सच बात तो ये है कि राखी का ये जो हमेशा से होता है ना कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती है, ये चीज हमेशा और हमेशा से उसके फायदे में ही काम आती है। इतनी सारी हेडलाइंस चलती है फिर इस चीज के पीछे कि राखी का पति आखिर है कौन, राखी किससे शादी कर रही है आखिर, फिर क्या नाम उसका, वरुण धवन ने क्या नाम है, मिक्का सिंह नहीं यार, वो दूसरे जिसने रितेश देशमुख को मारा था मूवी में, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसके हस्बैंड को क्यों मारा। और यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रोडक्ट की तरह बन जाते हैं जिसको फिर वो बेचती है। लेकिन जो रितेश वाली स्टोरी थी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अभी शायद से हमें इतना फील नहीं हो रहा होगा कि रितेश एक और दूसरा आदमी तो आगे था। उस टाइम पे राखी खुद प्रूफ के साथ आई थी, तो उस टाइम पे अगेन ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। लेकिन ये सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि असली स्टॉर्म 2022 में आने वाला था। और इस बार उसका हस्बैंड इमेजिनरी नहीं होगा बल्कि असली होगा। और ये राखी की जिंदगी का सेकंड सबसे बड़ा डार्केस्ट चैप्टर होने वाला था। एंड अगेन राखी बहुत ज़्यादा कॉमेडिक है, लेकिन ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमें भी राखी को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एंड वी हैव टू नॉट जज हर बाय हर अपीयरेंस या फिर बाय हर एंटरटेनमेंट वैल्यू। तो ये जो अगली पूरी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। आदिल खान दुरानी 2022 की शुरुआत में राखी और आदिल की रिलेशनशिप पब्लिक होने लगी थी। आदिल एक बैंगलोर बेस्ड बिजनेसमैन था, वो एक फिटनेस बेस्ड इन्फ्लुएंसर भी था और सोशल मीडिया पर डिसेंट फॉलोइंग थी उसकी। दोनों पहली बार 2022 में बिग बॉस मराठी के सेट पर मिले थे। फिर मिड 2022 में दोनों ने मुंबई और दुबई के बीच टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। उनकी फोटोज वायरल जाने लगी थी और उनके कपल पोस्ट भी आने लगे थे। फिर 29 जुलाई 2022 को एक और बॉम्ब गिराया राखी ने। उसने सबके सामने पब्लिकली आके ये बोला, थोड़ा कम मैडनेस के साथ इस बारी, कि मैं आदिल खान से शादी करने वाली हूँ। हम लोग निकाह करने नहीं वाले हैं, हम लोग निकाह कर चुके हैं। और उसने ये भी बोला, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उस टाइम पे, कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब से मेरा नाम फातिमा है। नॉर्मली तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन राखी सावंत के साथ क्या था कि वो शुरुआत से ही अपनी जो हिंदू जो उसकी आइडेंटिटी थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसकी जो मराठी आइडेंटिटी थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो वो हमेशा गणपति के सेलिब्रेशन पर, किसी रिलीजियस सेलिब्रेशन पे हमेशा पोज डाला करती थी, हमेशा उसके लिए अबाइड करा करती थी। तो उसका एक हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना एक बहुत ही बड़ा शौक ही नहीं था, एक इट वॉज अ बिट्रेयल फॉर इंडियन पीपल। और वो भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसकी एक इमेज का हिस्सा था। सो इट वॉज इवन मोर शॉकिंग फॉर पीपल। अब आदिल ने यहाँ पर क्या कहा इस चीज़ के बारे में? आदिल ने ऑब्वियसली हर एक चीज़ को डिनाई करा शुरुआत में। उसने बोला, मैंने शादी नहीं की है राखी से, वो ये चीज़ गलत बता रही है, वी आर जस्ट डेटिंग फॉर नाउ। ये डिनायल बहुत हर्टफुल था राखी के लिए पब्लिक में, क्योंकि उसने पब्लिक में ही अपनी शादी एक्सेप्ट कर ली थी और फिर हस्बैंड ने इस चीज़ को पब्लिकली भी डिनाई कर दिया था। ये ह्यूमिलिएशन राखी ने पहले फेस नहीं किया था, लेकिन वो टूटी नहीं, वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, हम शादीशुदा हैं, मैं फातिमा हूँ। वो डिनाई क्यों कर रहा है इस चीज़ को मुझे नहीं पता। और कुछ हफ्तों बाद आदिल ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने शादी करी है, लेकिन प्राइवेट में। लेकिन फिर 2023 की शुरुआत में जो ये रिलेशनशिप थी ये बहुत ज़्यादा कोलैप्स होने लगी थी। और इस बारी राखी ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में एक ऐसी चीज़ बताई उसकी ऑडियंस को जो कि सबको शॉक करने वाली थी। उसने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसमें हिजाब पहना, वो मीडिया गैदरिंग के सामने फ्लोर पर बैठ गई थी, ज़मीन पर बैठ गई थी, और उसने रोते रोते कहा कि आदिल ने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया है, मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती करी है, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है और मैंने इस चीज़ के लिए पुलिस कंप्लेंट भी करी है।
वो वीडियो हर एक गॉसिप पेज पर रातों रात वायरल हो गया। सबने एक ही क्लिप को बार बार चलाया, उस पर रील बनती रही, रिएक्शन वीडियोस चले। यूट्यूब पर फैंस चैनल ने एक घंटे के ब्रेकडाउन्स बनाए। ये इमेज राखी हिजाब पहने हुए मीडिया रूम के फ्लोर पे रोती हुई 2023 का डिफाइनिंग गॉसिप फ्रेम बन गई। मैं क्या करूं? तुमने मुझसे झूठी शादी की बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। या अल्लाह मेरे साथ न्याय हो। ये एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अल्लाह मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह या खुदा, मैं आपके पास आई हूँ फरियाद लेकर। मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। खुदा मेरे साथ न्याय हो। मेरे साथ क्या हो गया खुदा? 3 फरवरी 2023 को मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर के बेस पर, जो कि राखी सावंत ने फाइल करी थी, आदिल खान को गोरेगांव के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया। एफआईआर में चार्जेस थे सेक्शन 354 असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच मॉडेस्टी, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट, सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन और साथ ही साथ डोमेस्टिक अब्यूज और फ्रॉड के एलिगेशंस भी थे। और इस सब के बेसिस पे पुलिस ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा आर्थर रोड जेल में। आदिल 60 दिन से ज्यादा जेल में रहा। उसकी बेल मुश्किल थी क्योंकि एलिगेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। और जब वो बाहर आया उसने अपने साइड की स्टोरी बताई जो कि काफी शॉकिंग थी। उसने कहा कि राखी सावंत मेंटल इश्यूज फेस कर रही है, वो पैरानॉइड है। मैंने उसे कभी भी कुछ भी अब्यूज नहीं किया भाई, ना मैंने उसे मारा ना उसे छुआ। ये सारे के सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं। ये सब कुछ एक क्लासिक ही सेट सी सेट था। सच कभी भी 100% क्लियर नहीं हुआ। लेकिन 2 चीजें डेफिनेट थी। पहली, आदिल 60 दिन जेल में रहा था, और दूसरी ये कि राखी की पर्सनल लाइफ पहली बार कोर्ट में घुस चुकी। लेकिन इन सारी की सारी लीगल मेस को अगर हम साइड में हटा देते हैं तो राखी सावंत से मुंबई से 4000 किलोमीटर दूर एक औरत हॉस्पिटल के बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिर रही थी, और वो थी राखी सावंत की मॉम। सो आदिल के केस में या फिर जो भी लीगल मेस चल रहा था, उन सारी चीज़ों के बीच में राखी सावंत की ज़िंदगी में एक और चीज़ हो रही थी जो कि एक्चुअली में उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा सीरियस चीज़ थी। इवन मोर सीरियस देन दिस लीगल बैटल टू बी ऑनेस्ट। वो थी कि उसकी माँ जया भेड़ा को टर्मिनल कैंसर हो गया था। ट्रीटमेंट मुंबई में पॉसिबल थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे इंडिया के टॉप कैंसर हॉस्पिटल्स एक्चुअली में मुंबई में ही हैं। लेकिन राखी ने अपनी माँ को दुबई ले जाने का डिसीजन लिया। उसने पब्लिकली तो ये चीज़ कही थी कि वहाँ के दुबई की जो ट्रीटमेंट है वो बेटर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, एंड अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, कि राखी सावंत को अब मुंबई में रहने में डर लगता था। उसे बार बार ये लगता होगा कि मैं कहीं भी अपनी मॉम को ले आ लूँ। पहली बात तो वो सेफ नहीं रहेंगी क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आ जाएंगे वहाँ पे। सेकंड चीज़ ये होती होगी जैसे कि पापरात्सीज़ बार बार आते रहेंगे, उसकी लाइफ पे ऐसे स्पूक करते रहेंगे, फिर उसे छेड़ते रहेंगे, कुछ आंसर्स चाहते होंगे उससे। इसीलिए एक क्वाइट एंड पीस जानने के लिए ही मेरे ख्याल से वो दुबई गई होगी। पर दुबई अगर तुम किसी आदमी को ले जा रहे हो एक अच्छे हॉस्पिटल में, तो उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड राखी सावंत बहुत ज़्यादा अमीर हो गई थी इस पॉइंट पर, लेकिन इतनी भी अमीर नहीं हुई थी वो। एंड यहाँ पे आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान जिनका नाम तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो थे हमारे भाईजान सलमान खान। सलमान ने राखी की माँ के ट्रीटमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था उसे, और उस तरीके से दी जिससे सलमान खान और भी लोगों की मदद करते हैं। सो ही डिड इट क्वाइटली, बिना क्रेडिट लिए, बिना पब्लिक स्टेटमेंट के। लेकिन राखी ने खुद इस चीज़ को बाद में एक्नॉलेज करा था, दैट्स व्हाई वी नो इट। सलमान भाई ने मेरी माँ के इलाज में बहुत मदद की थी, वो भगवान से बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन सैडली कितना भी तुम लोग पैसा डालो, कैंसर को कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। और ये सच राखी सावंत अर्ली 2024 में समझ गई थी। अनफॉर्चुनेटली ऑन 28 जनवरी 2023 जुहू मुंबई के क्रिटी केयर एशिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही राखी सावंत की मदर जया सावंत ने अपनी आखिरी सांसें ली। थैंकफुली अकॉर्डिंग टू राखी सावंत, वो अपनी माँ की आखिरी सांसों में उन्हीं के साथ थी। इस चीज़ की हमारे पास फुटेज भी है, इस चीज़ को काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी था। एंड आई थिंक सो उस टाइम पे राखी सावंत को जिस भी इंसान ने देखा होगा उसे पता चल गया होगा ये चीज़ कि वो कितने ज़्यादा पेन में थी। लाइक फर्स्ट टाइम यू कुड एक्चुअली सी हर बीइंग वेरी जेन्युइन एंड बीइंग लाइक इन वेरी पेन। और इस मोमेंट के बाद उसके अंदर कुछ टूट सा गया था जो कि राखी सावंत फिर वापस जोड़ ना पाई। राखी सावंत ने अपने आने वाली लाइफ दुबई में ही कंटिन्यू करी। उसने टिकटॉक पर लाइव आना शुरू कर दिया
ऑडियंस ने उसे काफ़ी सपोर्ट भी किया, उसे गिफ्ट्स भेजते थे, फाइनेंशियल गिफ्ट जो कि टिकटॉक क्रिएटर्स को ऑडियंस के थ्रू मिलते हैं। भाई जिन लोगों को भी नहीं पता है, ये जो गिफ्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली स्टिकर्स होता है। जैसे यूट्यूब पे तुम लोग सुपर चैट भेजते हो ना, तो टिकटॉक पे तुम लोग स्टिकर्स भेज सकते हो जो कि असली पैसे से खरीदते हैं लोग। और टिकटॉक से उसे महीने के लाखों रुपए आने लगे। वो दुबई में अपने गोल्डन पैलेस वाले टिकटॉक लाइव्स बनाने लगी, जिसमें वो अपने घर का टूर देती, डांस करती, सिंग करती, ऑडियंस को अपनी डेली जिंदगी दिखाती। और दुबई में रहने वाले इंडियंस और पाकिस्तानी लोग तो उसके टिकटॉक लाइव्स के फैन हो चुके थे। उसके लाइव के स्निपेट्स आज भी यूट्यूब पर सर्कुलेट करते हैं। और ये चीज वो बाद में खुद बोलती है कि उसे टिकटॉक ने बचाया। उसे टिकटॉक से इतने पैसे आए कि वो दुबई में सरवाइव कर पाई। वो वहां क्वीन की तरह लेविश लाइफ जी रही थी। लेकिन ये सारी लेविश लाइफ, ये दुबई में रहना, ये सब करना, ये सब एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज थी। अंदर से राखी सावंत बहुत ही खाली औरत हो चुकी थी। वो हर रात 3 बजे उठ के एक इस्लामिक प्रेयर करती, जो कि रात के आखिरी पहर में की जाती थी। वो औरत जो अपनी पूरी आइडेंटिटी हिंदू बन के जी रही थी, वो अब इस्लामिक प्रेयर्स को फॉलो कर रही थी। रात रात उठ के अल्लाह के सामने रो रही थी। सी रिलीजन उसके लिए गिमिक नहीं था। अदिल के साथ शादी के टाइम पर शायद से कन्वर्जन उसके लिए एक रोमांटिक डिसीजन रहा होगा, लेकिन माँ के मरने के बाद जब वो अकेली थी दुबई में, जब वो अपने घर में वापस नहीं आ सकती थी मुंबई में, जब उसकी फैमिली यहाँ थी और वो दुबई में थी, तब रिलीजन उसका लास्ट एंकर बन गया था। वो बोलती है अपने इंटरव्यूज़ में भी, खुदा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अब रात को 3 बजे उठ के मैं दुआ मांगती हूँ। बहुत अकेली हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ मैं, लेकिन खुदा वो मेरे साथ हैं। सो दुबई में वो एक बहुत लंबे टाइम तक रही थी। करीब 3 साल तक वो अपने देश इंडिया से दूर थी। वहाँ से वापस आने के बाद कम से कम 3 साल तक तो वो अपनी माँ के रिमेंस से भी दूर थी। और फाइनली जब उसकी लीगल सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर हुई थी, जब आदिल वाले केस में थोड़ा सा उसे बेसिक रेजोल्यूशन मिला था और जब कोर्ट ने उससे इस चीज़ के लिए ट्रैवल परमिशन देती थी, तब राखी ने इंडिया आने के लिए डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी जो राखी सावंत की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है। टू बी ऑनेस्ट, दुबई में उसके टिकटॉक अकाउंट पर 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्यूमुलेट हो रखा था, जो कि पेंडिंग विड्रॉल में था। बस उसे ये पैसे निकालने थे बाहर, लेकिन पैसे निकालने के लिए उसे और कुछ हफ्तों तक दुबई में रुकना पड़ता। और राखी 3 साल बाद एक दिन भी ज़्यादा वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने 3 करोड़ रुपए छोड़ दिए। एंड ये वही औरत है जिसके लिए पैसा इतना ज़्यादा मैटर करता था कि उसने पता नहीं कहाँ से कितनी सारी मुश्किलों का सामना करके कभी कभी तो एक रियलिटी टीवी शो को भी अपनी आइडेंटिटी बनाकर बेचा था। वो मुंबई से, वो इंडिया से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसने 3 करोड़ रुपए पे बेसिकली लात मार दी और वो सीधा घर वापस आ गई। वो कुछ हफ्ते नहीं रुकी। और इस मोमेंट के बाद राखी सावंत एक अलग ही औरत बन चुकी थी। वो अभी भी लाउड थी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा बकवास करती थी। वो बिग बॉस अपीयरेंस या फिर ड्रामा हो गया इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी चीज़ हो गई, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लाउड होना, वो अभी भी ये सब कुछ करती थी। लेकिन अब उसके अंदर, राखी सावंत के अंदर वो स्थिरता आ चुकी थी, वो सीरियसनेस आ चुकी थी जो शायद से उसे एक झटके के बाद मिली थी। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। आखिर असली रीजन क्या है कि राखी सावंत आज भी फेमस है? इस चीज़ का आंसर सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोवर्सी आती जाती रहती है। कंट्रोवर्सी से जेन्युइनली नाम तुम्हारा सिर्फ 1-2 साल तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलता है। और राखी सावंत इस इंडस्ट्री में 20 साल से है। इसका असली आंसर ये है कि राखी सावंत ने 2006 में वो चीज़ें कर ली थी जो कि 2020 के बाद हर इंडियन इन्फ्लुएंसर की प्लेबुक बन गई है। अपने पर्सनल मोमेंट्स को कंटेंट बनाओ, अपनी कंट्रोवर्सीज को मोनेटाइज करो और रिलेशनशिप को पब्लिकली परफॉर्म करो। अपने फेलियर्स को कमबैक स्टोरी का सेटअप बनाओ। आज जब तुम लोग ये चीज़ देखते हो ना कि कोई इन्फ्लुएंसर अपने ब्रेकअप को रिकॉर्ड करके भेज रहा है या फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है और दोनों लड़का लड़की या फिर लड़का लड़का भी, जो भी तुम्हारा मतलब की प्रेफरेंस है, ये लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पब्लिकली दिखाते हैं, राइट? इंस्टाग्राम में भी दिखाते हैं, रीलें बनाते हैं। ये चीज़ राखी सावंत एज अ ब्लूप्रिंट लाई थी और गुरु अभी बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। वीडियो खत्म हो रही है इसलिए। भाई मैं तो अभी माँ कसम यही सोच रहा था भाई कि वीडियो हमने स्टार्ट कैसे करी। भाई तू उसका भयंकर एंड में आता है तो उसकी माँ का सुन के थोड़ा अजीब तो हो गया यार, मतलब थोड़ा वो हो गया। मैं कैसे शुरू किया था मैं भूल गया भाई। अब जैसे जैसे आ रहा है ना भयंकर भाई, इट्स रियली सैड टू सी भाई उसके साथ ये सब हुआ। राखी सावंत की स्टोरी एक्चुअली में लाइक बहुत ज़्यादा सैड और काइंड ऑफ इंस्पायरिंग भी, क्योंकि शी नेवर गिव अप। और उसके बावजूद भी भाई वो मतलब उसको जब भी देखो तो एक हंसी ही आती है भाई। वो एक एंटरटेनमेंट का इतना अच्छा जरिया है।
सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि राखी सावंत आखिर आज तक 20 साल बाद भी क्यों पॉपुलर है, उसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि राखी सावंत है। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई रीज़न नहीं है। जो चीज़ें राखी सावंत कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वन ऑफ अ काइंड भाई। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और तुम में से जितने भी राखी सावंत के ट्रू फैंस हो भाई, नीचे कमेंट डाउन करके हमें बता दो तुम्हें राखी सावंत की सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगती है, या उसकी फेवरेट मीम, या फिर सबसे फेवरेट मीम क्या लगता है। एंड अगेन हम दोनों का यही मोटो है कि हम लोग तुम्हें बिना ब्रेन रॉटेड कंटेंट देंगे सो दैट यू कैन डू योर वर्क एंड लिसन टू अस। तो अगर तुम लोग को जनरली हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए टू शिफ्ट फ्रॉम दैट टू दैट, तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे मार देना इतने सारे लाल बटन को दबा देना तुम लोग। राखी सावंत के इतने बड़े बड़े होठ आएंगे तुम्हारे मुंह पे, दबा देना उसे बस। ठीक है, मेरे को नहीं पता, बस लाइक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और राखी मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे शेष ना कमेंट कर दो। बस हम सोचेंगे हम सफल हो गए। सही में हमारी पूरी मेहनत रंग ले आई अब। क्या, बट विद दैट थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर साइनिंग आउट। ओके बाय। तुम्ही ब्रॉन्झ वरून मला बोलताय की नाटकं करते म्हणून, मग तुम्ही कुठले आहात खरे? तुम्ही कोणते खरे आहात? तुम्हाला दोन्ही तोंडांनी बोलायचंय. तुम्ही त्रास जर द्यायचा ठरवलाय ना तर तुम्ही देणारच.